हाँ जी। अभी आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं साइको वाले। आरपीएससी 2018 जो पिछला एग्जाम लगा था, जो 2018 की भर्ती थी, जिसकी एग्जाम जो है वो 2020 में कंडक्ट हुई थी। उसमें अलग अलग विषयवार जो पेपर आए हुए हैं। क्योंकि साइकोलॉजी का जो सेगमेंट है वो ग्रेड 1 में पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है। अतः हर सब्जेक्ट के जो पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। पीछे लगभग, मुझे पूरा ध्यान, शायद लगभग 10 या 12 विषयों में एग्जाम लगा था। तो कुल मिला के तुम्हारे पास और हर विषय में, हर पेपर में 30 क्वेश्चन है। और हम अगर 10 विषय भी मानते हैं तो आपके पास 300 क्वेश्चन का तो पुराना एग्जाम में पूछा गया है का पूरा सेगमेंट है। तो अभी आज हम, ये जो अभी आपके सामने खोल रखा है, ये ज्योग्राफी का जो पेपर लगा था, एग्जाम का नाम है आरपीएससी 2018 एग्जाम। और एग्जाम पेपर कंडक्ट कब हुआ था? जनवरी 20 में। उससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। बताइए, पहला पहला क्वेश्चन है, द कॉजेज ऑफ इनर डिफरेंसेज आर। अब जैसे आपके, वैसे तो देखा जाए तो ये टॉपिक सिलेबस में है ही नहीं, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। और पेपर में आप पाओगे कि कैसे कई सवाल है, सब आपके मेरे के क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस से मैच नहीं करते हैं। तो इसमें अगर आप लोगों ने पीछे ग्रेड 3 या ग्रेड 2 में तैयारी करी हुई होती है तो वहाँ से हेल्प करेंगी आपके। और कुछ क्वेश्चंस में आप जैसे कॉमन सेंस, ये सारा सवाल कॉमन सेंस का सवाल है, कॉमन सेंस भी आप अप्लाई कर सकते हो। कि स्टूडेंट्स में हम देखते हैं आपस में क्या होते हैं, डिफरेंसेज हैं इंडिविजुअली। तो ये इनका कोज क्या है? ओनली हेरिडिटरी कोज है, एनवायरमेंट का कोज ओनली है, या पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, और दोनों ही ये जो ऊपर वाले हैं ये पाए जाते हैं? तो सामान्य सवाल है कि जो भी डिफरेंसेज हैं स्टूडेंट्स में, उसमें उनका जो हेरिडिटरी है, पेरेंट्स के साथ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आती है वो भी कारण है, और एनवायरमेंटल डिफरेंसेस भी होते हैं। तो दोनों इसमें एक कोज बन गया है। अब आप दूसरी बात देखो कि आरपीएससी के जो पेपर होते हैं उसमें लैंग्वेज कितनी बकवास तरह से होती है। बताओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। सवाल ठीक है, उत्तर भी आ गया, और इसमें एक लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम बताओ लैंग्वेज में? हाँ जी, क्या कह रहा है, कॉजिज आर? नहीं नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मतलब ग्रामेटिकल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। ये तो ठीक है, वो तो पेपर सेटर ने आपको हिंट कर दिया है, कॉजिज आर दे दिया तो कन्फर्म है कि कॉजिज दो होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये कहना चाह रही हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है कॉजिज हैं, आर हैं, इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारे कारण हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा ही होंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको ऐसे हिंट मिल रहा है कि ज़्यादा में फिर ये चीज़ें तो आनी नहीं है। ऑटोमेटिक यही बचा, इसमें दो बातें इसी में ही है। ये तो एक आपको कॉमन सेंस वाली बात हुई कि आपने ऐसे जज कर लिया चीज़ों को। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। ग्रामेटिकल मान लियो, ग्रामेटिकल एरर की बात कर रहा हूँ। ये बोथ वर्ड ऐसे हाँ दे रखा है एंड में, ये कोई ग्रामर नहीं होती है। ये एनवायरमेंटल एंड हेरिटरी बोथ, ये कोई ग्रामर नहीं है। अब इसके पीछे जो उत्तरदायी कारण है ना, वो ये हिंदी है। हिंदी में ऐसे दोनों शब्द को अंत में लिखा जाना स्वीकार्य है। उन्होंने हिंदी के इसी तर्जुमे को ऐसे के चिपका दिया बस। हिंदी में ऐसे हो सकता है ए और बी दोनों। हिंदी में ऐसे नहीं होता दोनों ए और बी, हिंदी में ऐसे होता है ए और बी दोनों। तो अंग्रेजी में ऐसे नहीं होता, अंग्रेजी में ये पहले आता है बोथ ए एंड बी। ये पेयर चलता है बोथ ए एंड बी का पेयर। इससे मालूम पड़ रहा है कि जो पेपर सेटर है वो बेसिकली हिंदी का आदमी है।
उसने पहले हिंदी में बनाए हैं सवाल, और बाद में उसने क्या किया, उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। हाँ, उनको पता नहीं था क्या करें। अब आप ऐसे वैसे करते रहो। अब आपसे बड़ा कोई झाला थोड़ी है दुनिया में। तुम्हारे सामने मैंने मैन पेपर खोल रखा है। ये देवी आपके सामने पूरा पेपर खुला हुआ है, और फिर भी आप अनट्रोशंट बातें कर रहे हो। ठीक है, जो भी आप। कैसे बनेगा देश विकसित 2047 तक? कहो थोड़ा आप कि सर मेरा इलाज करवाओ तब बनेगा, प्रधानमंत्री महोदय से। हाँ जी। विच वन इज द मोस्ट चैलेंजिंग वर्क ऑफ ए टीचर? इनमें से टीचर के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य, चैलेंजिंग काम क्या होता है? बोलो। टू मेक स्टूडेंट्स पंक्चुअल, इवेल्युएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, टू नोट पनिश स्टूडेंट्स इन द क्लास, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद बनाया जाए, टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। यही आपका मेन काम है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। यही तो आपका मेन टास्क है, और इसी टास्क को फुलफिल करना मेन हमारे लिए एक चैलेंज है। ये आंसर आ जाएगा, फोर्थ वन। नेक्स्ट वन बताओ। A teacher wants to ensure the participation of the most of the students of the class in the teaching learning process. एक बार आप थोड़ा वैसे बताएं, तो जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन तो आपके वैसे सीधा तो कहीं है नहीं। अगर हम इसको जोड़ के देखें तो बताइए अपने सिलेबस से किस टॉपिक से जुड़ेगा? ये पहला पहला सवाल। हमारे सिलेबस में किस टॉपिक से आप इसे एसोसिएट कर सकते हैं? हाँ, डेवलपमेंट वाले चैप्टर से आप जोड़ सकते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट में आप ऐसी बातें पढ़ते हैं एच और ई, उसी से डेवलपमेंट और उसी से हमारे में डिफरेंसेज हैं। तो ये अगर वैसे देखो तो डेवलपमेंट में हमारे एक आता है, डेवलपमेंट के हमने क्या पढ़े थे? प्रिंसिपल्स। और उसमें जैसे आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रॉक्सिमो, डिजिटल डेवलपमेंट, सिफेलो कॉर्डल। वहाँ एक आता है यूनिफॉर्मिटी का प्रिंसिपल, और एक आता है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस। तो ऐसे घुमा कैसे वहां से बात ये आती है। और ये वाला क्वेश्चन किस टॉपिक का होगा? टीचर का जो टास्क वास पूछा है, तो हमारे टॉपिक ना टीचिंग वाला, जो हमारे सिलेबस की अभी करंट में पेडागोजी वाली यूनिट बन गई है, थर्ड वाली। तो उस वाले में जो टीचिंग वाला सेगमेंट है, वहां से आ गया टीचिंग का काम करना है आपको। ये भी वही टीचिंग सही है। ए टीचर वॉन्ट्स टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, बट टीचर चाहता है कि बच्चों का अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन हो क्लास की टीचिंग प्रोसेस में। इसके लिए अध्यापक को क्या अडॉप्ट करना चाहिए? लेक्चर मेथड, इंडक्शन मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डिस्कशन बच्चों से करवाओगे तभी इन्वॉल्व होगा, तो सामान्य सी बात है। लेक्चर में तो एक्टिव टीचर होता है, डेमोन्स्ट्रेट में भी एक्टिव मैं ही होऊंगा, और इंडक्शन क्या होता है? आगमन वाला, एग्जाम्पल देंगे बच्चे, रूल बनाएंगे। तो यहाँ भी ये आपने पढ़ रखा है इंडक्टिव वाला, कैसे पढ़ रखा है बताओ? इंडक्शन वाला मैटर आपको पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट नहीं पढ़ाया क्या? तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट पे हम काम करते कैसे हैं? हाउ वी मेक द स्टूडेंट्स एबल टू अटेन द कॉन्सेप्ट थ्रू द इंडक्टिव थिंकिंग प्रोसेस। हम एग्जाम्पल देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, बच्चे उसके बारे बनाते हैं हाइपोथेसिस, जो गलत को आप उड़ाना होता है, आपको सही को रखवाना होता है। तो इस वाले में आप देखें कि अधिकांश तो शुरुआत कौन करते हैं? टीचर ही करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें बच्चों का फुली जो है भागीदारी नहीं है। तो बच्चों की भागीदारी कहाँ पाएंगे? डिस्कशन में पाएंगे। तो इजी क्वेश्चन है। हमारा जो टॉपिक कौन से वाला? पेडागोजी वाला सेगमेंट है, वहां से सवाल है। द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज पीके में बच्चा है वो न्यू नॉलेज को क्या कर रहा है? इनकॉर्पोरेट कर लिया है, उसमें उसने शामिल कर लिया है। बोलो।
एसिमिलेशन होता है। ये जवाब आ गया, एसिमिलेशन। नेक्स्ट, अगला बताओ। In a classroom, a child who asks many questions and has a wide range of interest, ऐसा बच्चा जो क्लास में काफी सवाल पूछता है, जिसकी रुचियों का विस्तार काफी अधिक होता है, वो बैकवर्ड होता है, गिफ्टेड होता है, प्रॉब्लम चाइल्ड होता है, या अंडर अचीवर होता है? तो काफी आसान सवाल है। ये तीन सब नेगेटिव ऑप्शन है, बैकवर्ड, प्रॉब्लम, अंडर अचीवर। ऑटोमेटिक क्या आंसर आएगा? बोलो। गिफ्टेड नहीं आएगा, इसका उत्तर आएगा दही बड़ा चाइल्ड। ठीक है, वैसे गिफ्टेड ही आएगा। अगला बताएं। An adolescent who has developed formal operational thought, फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट स्टूडेंट में आते हैं, सवाल कहाँ का हुआ? एक स्किनर का। अब देखो, मैं इसीलिए ये सवाल जो है वो टॉपिक वाइज नहीं करवा रहा हूं, ताकि पूरी साइकोलॉजी आपकी रन होती रहेगी। अब पहले ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन कहाँ का था? एसिमिलेशन वाला प्याजे में था। ये कॉमन सेंस का सवाल मान लीजिए, और ये सवाल फॉर्मल ऑपरेशन आ गया। फिर प्याजे का डेवलपमेंट वाला है, और एडोलसेंट में हमारे डेवलपमेंट में ये स्टेज पाई जाती है। तो जब बच्चे में फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आती है तो वो क्या कर पाता है? थिंक सिस्टमेटिकली अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोच सकेगा, कर पाता है एडोलसेंट बच्चा। सिस्टमेटिकली जनरेट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ ए गिवन सिचुएशन, एक बात के पार मल्टीपल संभावना ढूंढ पाता है। थिंक अबाउट द वर्ल्ड्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसी दुनिया के बारे में ख्याल करता है जो पाई ही नहीं जाती, वो हिंदी में लिखा है, उस दुनिया के बारे में सोचते जो वास्तविक नहीं होती है। ये वाली बात नहीं है। और गो फॉर इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव चिंतन करते हैं? नहीं जी, यहाँ पे क्या होता है? डिडक्टिव होता है। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है? डिडक्टिव। हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग नाम पढ़ा हुआ आपने, यहाँ पे हाइपोथेटिको डिडक्टिव पाया जाता है। इस अकॉर्डिंग हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे हैं? ए और बी। अब तुम्हारे पास ए और बी कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो ए और बी दो आपने कंफर्म करे थे, तो इसमें ए नहीं है, इसमें बी नहीं है, ए बी इसमें है, और ये है। अब ए बी सी डी बच गया। अब बताओ जी, इसमें से क्या कर पाए? ए बी डी, ए बी डी इंडक्टिव थिंकिंग कर पाता है, हालांकि ये विशेषता तो पहले थी। अब यहाँ पे हमारे पास बची नहीं कोई जानकारी, तो क्या आंसर बच गया? ए बच गया। इसका बेस्ट आंसर तो ए डी होता, और ए और बी होता। ए और बी ऑप्शन है नहीं, और फिर हम इसमें ए बी और बी को फिर करेंगे। सी नंबर बिल्कुल बकवास है। जो दुनिया वास्तविक नहीं है, जो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी बातें हैं वो नहीं पाई जाएंगी। नेक्स्ट वन, जो आरपीएससी ने इसका उत्तर माना था ए बी सी डी। क्या झालर की सी बात करते हो? झालर की करते हो? आप तो महान हो। तो देखो, जो दुनिया उस दुनिया के बारे में सोचता है जो वास्तविक नहीं है, इसका कोई मतलब एब्स्ट्रैक्ट से नहीं है। इसका मतलब है आदर्शवादी विचार। यहाँ ये जो उत्तर इन्होंने ये माना है आरपीएससी ने, इस आधार पर बता रहा हूं मैं कि इसका मीनिंग यहाँ पे इन्होंने जिस भाव में ये ऑप्शन बनाया है पेपर सेटर ने, फिर उसका मतलब वो किस दृष्टिकोण से बना रहा है कि बच्चे यहाँ पे, बच्चों की थिंकिंग कैसी होती है? आइडियलिस्टिक थिंकिंग, वो आदर्शवादी ख्यालों में होते हैं। तो आदर्शवाद जो है उसको फिर वो क्या माना? यथार्थ नहीं है।
थोड़ी भाषा जो थी, इसकी लैंग्वेज थोड़ी इतनी स्पष्ट नहीं थी, पर अब जो भी है इस आंसर के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट वन। अगला, यहाँ कुछ बातें कटी हुई हैं, हाँ देखो। निम्न में से कौन सा छात्र अकादमिक उपलब्धि के लिए अपने साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने का प्रयास करता है? तो सामान्य ज्ञान का सवाल है। अपने ऐसे सोच लो, अपने सिलेबस में ओनली क्या है, अडोलसेंट ही है। तो अडोलसेंट यहाँ तो होने नहीं है, यही होने हैं। ये कॉमन सेंस अप्लाई करो कि आपके सिलेबस में ओनली अडोलसेंट ही है, बाकी है ही नहीं स्टूडेंट। और क्या कह रहा है कि स्टूडेंट जो है वो अपने जो पीयर्स हैं, साथी हैं, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप चाहता है। तो आपने बड़ा ग्रुप लॉयल्टी, साथियों के हिसाब से बर्ताव करना, उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से अचीवमेंट करना। अब वो चाहे अचीवमेंट शैक्षिक हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे नॉन एकेडमिक जैसे भी होंगे। तो जो स्टूडेंट कक्षा 12 वाला है, इसका आंसर ये किया हुआ है। नेक्स्ट, अगला बताएं। अच्छा, इस पीछे वाले सवाल को बोर्ड ने कर दिया था डिलीट, स्टार लगा रखा है की में। पिछले वाला कौन सा, कक्षा 12 वाला भी जो किया अभी, जो भी रिसेंटली मैंने पीछे बताया है। अपन इसका आंसर का नंबर ये 4 किया, हालांकि परंतु बोर्ड ने इसे क्या किया है, डिलीट कर दिया रहा है। अब क्यों, आप कर लेना। आंसर से नंबर 4 ही आएगा। अब बोर्ड ने डिलीट किया, उसका कोई जो भी कारण रहा वो जाने। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज मोस्ट क्लोजली अलाइंड विद, पढ़ा हुआ है, आईपी। आईपी नाम हम कहाँ पढ़ते हैं, ये ब्यूरिज्म, गेस्टाल्ट, कॉग्निटिव, सोशल कॉग्निटिव, कॉग्निटिव। बताओ, बस है बताया हुआ मेरे ख्याल में। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी है वो कैसा थिंकिंग डिमांड करती है, डाइवर्जेंट। दो तरह की थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो जो ओनली इंटेलिजेंस होती है वो तो कैसे काम करती है, कन्वर्जेंट पे। और जो क्रिएटिविटी है वो किस पे चलती है, डाइवर्जेंट पे। और ये अवधारणा बताई हुई किसकी है, इस बंदे ने सबसे पहले बताया साइकोलॉजी में कि क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग अप्लाई होती है। क्रिएटिविटी के लिए थिंकिंग चाहिए डाइवर्जेंट। किसने बताया हुआ ऐसा, जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड ही पहला हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है जिसने ये कॉन्सेप्ट ही दिया है कि थिंकिंग दो तरह की है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, जिनमें से इंटेलिजेंस की एक्टिविटी जो है वो तो होती है कन्वर्जेंट बेस्ड, और क्रिएटिविटी की जो एक्टिविटी हैं वो होती हैं डाइवर्जेंट बेस्ड। अब देखा जाए तो वैसे ये बिंदु भी हमारे सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है क्रिएटिविटी रिगार्डिंग। अभी आपकी जो प्रायर नॉलेज वगैरह की चीज़ों के बेस पे ही आप कर पाओगे। अभी तो कितने सारी तरह की चीज़ें पढ़ें नहीं पढ़ें क्या करें, तो ओल्ड पेपर में कम जितना आ रखा है उतना देख पा सकते हो। विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये पढ़ा हुआ तुम्हारा कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन सी चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, कंप्लीटनेस तो नहीं करनी चाहिए, तो होना चाहिए, फीडबैक भी होना चाहिए। तो यही है, एम्बिग्यूटी नेगेटिव टर्म है वो अवॉइड होना चाहिए। तो कम बड़ा आसान सा मामला है। नेक्स्ट, द सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, पढ़ रखी है आपने कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें एम्फेसाइज दिया जाता है हाउ टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इंटेंशन, मेमोरी। बताओ, ये तो कॉग्निटिविज्म होता है। यहाँ तो बच्चे निर्माण ज्ञान का अपने आप समूह में क्रियाकलाप से करने वाली बातें आती हैं।
सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड हाउ दैट नॉलेज इज म्यूचुअली बिल्ट एंड कंस्ट्रक्टेड। ये जवाब है। नॉलेज बच्चे परस्पर एक दूसरे से म्यूचुअली क्या करते हैं, बिल्ट करते हैं, निर्माण करते हैं। सोशल कंटेक्स्ट में इस पूरी पीछे पाई जाती है। सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड हाउ दैट नॉलेज इज बिल्ट एंड बाई स्टूडेंट्स। अब इससे और बेहतर जवाब बन गया। इस वाले में जितनी लाइन थी वो तो पूरी पूरी है ही है, इसमें साथ में एक और क्या वर्ड ऐड कर दिया, स्टूडेंट्स और ऐड कर दिया। और इस लास्ट वाले में लास्ट में क्या आ गया है, टीचर फैमिली, ये इसमें शामिल होते नहीं है। जवाब कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा। हालांकि इसमें आरपीएससी का आंसर है 2 नंबर। इसमें आरपीएससी ने क्या उत्तर माना हुआ है, 2 नंबर माना हुआ है, लेकिन वो आंसर गलत है। जो माना हुआ है, जो भी मान रखा होगा उन्होंने, बाद में किसी आपत्ति नहीं लगाई होगी। आपत्ति नहीं लगी होगी तो जो गलती रहता है कई बार। ध्यान रखिए, कई बार आपके आरपीएससी वगैरह ऐसी जो भी संस्थाएं हैं, इनकी जो अंतिम की होती है उसमें कई सारे सवाल के उत्तर गलती ले जाते हैं। वो इसलिए ले जाते हैं कि उनके ऊपर आपने मान लो ऑप्शन लगाया ही नहीं हो, तो वो गलत किसी ध्यान में गए नहीं। तो इसमें आंसर है, भले ही की में 2 नंबर ही दे रखा है आरपीएससी बोर्ड में, परंतु 2 नंबर आप देखिए 2 और 3 में फर्क क्या है। तो सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड हाउ दैट नॉलेज इज बिल्ट म्यूचुअली। यार नहीं 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 नहीं। जवाब 2 नंबर ही है और आरपीएससी वाला आंसर ही आएगा। देखो देखो क्या कबाड़ आ गया। यहाँ वर्ड लिखा है म्यूचुअली और यहाँ लिखा है बाई स्टूडेंट्स। अब आप थोड़ा सा बारीकी से पढ़ो। इसमें मैंने सोचा कि सब कुछ सेम ही है, सब कुछ सेम नहीं है। मैंने जब पीछे पढ़ा था ना अभी, तो मेरे दिमाग में था कि बस इस पूरे के पूरे में इतना वर्ड जोड़ दिया गया एक्स्ट्रा। इतना वर्ड एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा, इसमें ये वाला वर्ड रिमूव कर दिया नीचे वाले में। नीचे वाले में ये वाला वर्ड रिमूव कर दिया गया है। अब क्या समझ में आया? म्यूचुअल क्या मीनिंग, परस्पर। यहाँ हिंदी में लिखा है पारस्परिक, पारस्परिक रूप से काम करेंगे, और यहाँ ये परस्पर कोई लग रहा नहीं है। तो ये हम पढ़े हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में स्टूडेंट्स के ग्रुप के बीच में क्या होगा, ऐसे इंटरेक्शन। इसमें ये बात स्पष्ट है, यहाँ पे ये बात क्या है, वेग है। हाँ, अगर ये मान लो ऑप्शन नहीं होता तो इट वॉज बेटर वन। अब दोनों में से आप पाओगे तो यहाँ पे बातें क्या हैं, ज्यादा स्पष्ट है। यहाँ पे इसके अंदर इसके नहीं होने से, ये वाला वर्ड यहाँ नहीं होने से ये ऑप्शन बन गया वीकर ऑप्शन। तो तभी हम देखें जो एमसीक्यू बेस्ड हमारे पेपर जो होते हैं, इनमें आपसे क्या अपेक्षा की जाती है, चूज द बेस्ट ऑप्शन। कई बार जैसे यहाँ पे दूसरा तीसरा दोनों कुछ ठीक ठीक थे, इनमें से फिर ये बेस्ट बन गया है, बेटर बन गया, ऐसे मान लो। तो जो पहले मैं बोल रहा था कि 3 है, वो नहीं है। ये जो की ने आंसर करा हुआ वो ठीक करा हुआ है। ये इसको वर्ड से बेहतर शब्द है ये। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एजुकेशनल गाइडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा एजुकेशनल गाइडेंस से जुड़ा हुआ छात्रों के बारे में मैटर नहीं है। गाइडेंस से हम एडजस्टमेंट में बच्चों को हेल्प करा पाते हैं, गाइडेंस स्पेशल नीड्स पूरी करती है स्टूडेंट्स के लिए, और सिलेक्शन ऑफ बुक्स में हेल्प करती है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड ऑफ वर्क, जो काम की दुनिया है, कार्य जगत जो है, उसको समझने में सहायता करती है। सवाल में देखो ऐसा है कि काम तो सारे ही करती है गाइडेंस, ऐसा नहीं है 4 नंबर कोई बकवास चीज है। अब लेकिन आपको सवाल में किस बात पे ध्यान देना है कि आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट रिलेटेड टू द एजुकेशनल गाइडेंस। केवल गाइडेंस है तो सारी चीजें ही हैं। अब आपको ऐसी गाइडेंस ढूंढनी है जो एजुकेशनल वाले एक्टिविटी से नहीं है। तो इसका संबंध जो है कौन सी किताबों का चयन करना, ये मामला एजुकेशनल है कि नहीं। स्कूल के माहौल से अपने आप को ढालिए, ये भी एजुकेशन में आती है। स्कूल किताबें भी एजुकेशन में आती हैं।
अब बच गई है वर्ल्ड ऑफ वर्क, और एक बच गया है स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं उनको गाइडेंस। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उधर हिंदी लिखा हुआ है, और ये लास्ट का है कार्य जगत, वर्ल्ड ऑफ वर्क। बोलो। 4 नंबर, 4 नंबर क्यों? हाँ, इसका संबंध एजुकेशन से नहीं, ये कॉमन लाइफ का मैटर हो गया। आम जीवन में ये चीज आपको हेल्प करेगी। और ये स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिन्हें अंग्रेजी में हम शॉर्ट में SNC कहते हैं आजकल, ये स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स कहलाते हैं। इसका मीनिंग कौन से बच्चे होते हैं? जो मंदबुद्धि बच्चे हैं या प्रतिभाशाली बच्चे हैं। स्पेशल में सारे आते हैं, विशेष आवश्यकता वो चाहे अगड़े हों चाहे पिछड़े हों, वो सभी इसमें पाए जाते हैं। उनका संबंध भी किससे आता है? शैक्षिक दुनिया से गिने जाएंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा एजुकेशनल वर्ल्ड से बाहर होने से उसको चुना है। अगर इतना ही सवाल होता ओनली गाइडेंस, तब ये भी गाइडेंस में आएगा। दुनियादारी में कैसे काम होने, वोकेशनल वर्क का मीनिंग यहाँ पे है रोजगार संबंधी, आप कौन सा काम धंधा जीवन में चुने आगे, उसमें भी गाइडेंस दी जाती है। ये पढ़ा हुआ है तुम्हारा एडोलसेंस के संदर्भ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस? विशेषता कौन सी नहीं है एडोलसेंस की? इमेजिनरी ऑडियंस, बोलो पढ़े हुए। इंसिबिलिटी, इनविंसिबिलिटी, लगता है कि हमें कोई हरा नहीं सकता, लगता है बच्चों को ऐसा। पर्सनल फेबल, ये भी है। और ओबीडियंस नहीं होता, एडोलसेंस नहीं मानता, वो अपने हिसाब से चलना चाहता है। अगला, अनुकूलन के द्वारा सीखना, ये हिंदी लिखा है, अंग्रेजी में है लर्निंग बाई कंडीशनिंग इज लर्निंग बाई। कंडीशनिंग वर्ड की हिंदी अनुकूलन है, जो आप अनुबंधन भी पढ़ते हो। तो कंडीशनिंग के द्वारा सीखना, आप यहाँ थोड़ा वो छपा हुआ नहीं है तो यहाँ पूरा बता दो कि सीखने वाला काम किसके द्वारा? कंडीशनिंग के द्वारा सीखना है। ये किस तरह का मामला होता है? कॉग्निशन, एसोसिएशन, मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशन, पढ़ाया हुआ है। एसोसिएशन, कंडीशनिंग आती है बिहेवियरिज्म में, और बिहेवियरिस्टिक थियरी में एसआर वैसार पाया जाता है। और मैंने बता रखा था कि बिहेवियरिस्टिक थियरीज को एक कलेक्टिव नाम से क्या कहते हैं? एसोसिएशनिस्टिक बेस्ड थियरी भी कहा जाता है। ये दोनों चीजें बताओ एक ही नहीं है क्या? तीसरा चौथा दोनों चीजें एक ही हैं? कहाँ का बिंदु है ये? मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन पेंडुरा में है, तो पेंडुरा में बच्चे ऑब्जर्व करेंगे और फिर वैसा वो मॉडल यानी कॉपी इमिटेट करेंगे। तो ये दोनों चीज तो एक जगह से आती हैं। तो कॉग्निशन का इससे कोई संबंध नहीं कंडीशनिंग व्यवहारवाद वाले से। यहाँ अधूरा छपा हुआ है, कुछ कटा हुआ है, तो इधर देख लो आप। कि शिक्षा समिति ने छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति, सही मार्गदर्शन और परामर्श शामिल करने की नियुक्ति सिफारिश की थी। यानी कि बच्चों को वोकेशनल गाइडेंस के दौरान स्कूलों में क्या होना चाहिए? गाइडेंस और काउंसलिंग की व्यवस्था भी करवानी चाहिए, जो कि स्कूलों में हो। इसके लिए कौन सी कमेटी ने सुझाव दिए हैं? तो ये आपको ऐसे मान लो कि एक तरह से हम्म, याद करने वाली चीज है। 4 नंबर, मुदालियर आयोग, आपने पढ़ा भी, आपके सिलेबस में क्या मैनेजमेंट में टॉपिक ये? बताओ फिर क्या है। आपके पास गाइडेंस वाला टॉप नोट्स है कभी क्लास में? तो पीछे आपको नोट्स दे रखे हैं। साइको वाले में किसी के पास अगर नोटबुक में अगर हो या अभी हो क्लास में, जो गाइडेंस के टॉपिक के नोट्स हैं, उसमें गाइडेंस की डेफिनेशन लिखी होगी। गाइडेंस किसे कहते हैं? है क्या?
है तो आप पढ़ो बैठे बैठे, दिखाने की जरूरत नहीं है। गाइडेंस की डेफिनेशन जहाँ लिखी हुई है उसमें कोई डेफिनेशन है किसी व्यक्ति के अलावा और किस किस की लिखी हुई है? क्या कह रहे हैं? फिर डेफिनेशन लिखी है तो पढ़ के बता दो। यार जो झल्दर आदमी पढ़ना नहीं आता। ये जॉन्स की लिखी हुई है। इसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ कमीशन 1964। अब देख लो उत्तर क्या आएगा। नोट्स में लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है। जवाब इसमें आएगा 1 नंबर। जो 1964 का जो एजुकेशन कमीशन है, जो सेकेंडरी शिक्षा के लिए बनाया रहा हुआ है, उसमें इस बात का सिफारिश किया हुआ है गाइडेंस का। और ये आपके नोट्स में ऐसे इस सीधा सीधा लिखा हुआ नहीं है, घुमा कर देखो। गाइडेंस की डेफिनेशन इसी एजुकेशन कमीशन से ली, इसके पहले की मिलती नहीं है हमारे यहाँ। तो जैसे आप, और वैसे आपने 64 वाले को कैसे पढ़ा होता है? 64 की जो आप पढ़ते हो पॉलिसी वॉलिसी, कैसे किस नाम से आप पढ़ते हो? कोठारी कमीशन। वो कोठारी इसके क्या थे? चेयरमैन थे। तो 64 का जो हमारा कमीशन है एजुकेशन का, उसमें कोठारी महोदय इसके क्या रहे हैं? अभी वो चेयरमैन थे। तो आप इसको ही तो कोठारी आयोग बोलते हो, इसी को आप 64 का शिक्षा आयोग बोलते हो। तो उसमें इस बात का उल्लेख है। ऐसे आगे आपको मर्जी से आप अनुमान लगा लेते हैं। जवाब इसमें 1 नंबर आएगा पीछे वाले। अब ये देखिए जो टॉपिक है ये अपने सिलेबस में नहीं है, और पूछ लिया आप। ये रीट वीट के सिलेबस में चलता है, थर्ड ग्रेड में डेवलप यहाँ पूरा चलता है। ये कोहलबर्ग का मैटर है। यहाँ क्या पूरा लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं इधर से पढ़ देता हूँ हिंदी से। यहाँ कुछ कटा हुआ है जो आरपीएससी के साइड में डाला हुआ मैटर, वहीं पे ही। कोहलबर्ग का थियरी है, क्या नाम है? कोहलबर्ग के डेवलपमेंट में क्या थियरी आती है? दही बड़े की बात नहीं है, कोहलबर्ग की बात है ये। मोरल डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट में कितने बताए हैं स्टेज? 6 तो बताए हैं स्टेज, और 3 बताए हैं लेवल। तो ये सवाल स्टेजेज का है, चरण स्टेज लिखे हुए हैं। तो ये कहाँ कोहलबर्ग का नाम यहाँ से बता रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन है? दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि मनीष राहुल का खाना ले रहा है। एक बच्चा शोभित है, उसने देखा लंच के टाइम पे कि मनीष नाम का लड़का जो है वो राहुल का जो है उसने टिफिन वगैरह से ले लिया है जी खाना। इसके तुरंत बाद वह देखता है कि राहुल ने इसका खाना ले लिया गया। उस राहुल नाम के बच्चे ने इसकी प्रतिक्रिया में मनीष की जो फेवरेट कलम थी वो उठा के चल दिया। उत्तर पात्र। वह मैं रोटी खाई, अपन पेन ले गया। तो अभी इन घटनाओं को शिक्षक को बताता नहीं है। तो देख लिया जा सकता है, क्योंकि दोनों ने क्या कर लिया, एक दूसरे से बदला ले लिया, उत्तर पात्र हो गया। बताइए शोभित नैतिक विकास के किस अवस्था में है? अब अगर आपको मैंने ये पढ़ाया नहीं पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा, पढ़ा रखा है? बताओ फिर। पढ़ा रखा है तो 6 स्टेजेस में कहाँ पे ये नाम बता रखा है? रेसिप्रोकल म्यूचुअल ऐसे वर्ड बता रखे हैं। ये बदला ले लिया, तू मेरे मैं तेरे, बात खत्म। पन्ने पलट कर देख लो, 6 स्टेज के नाम लिखे हैं, वहां कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब सारा मैटर पढ़ा दिया तो सारा मैटर इकट्ठा रखो। तो ये क्वेश्चन जा रहे हैं कल पूरे सिलेबस में से आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा हाँ आप वो टॉपिक खोल और अब ये खोल और वो खोल लो, तो पूरा ऐसे इकट्ठा तुम्हारे पास होना चाहिए जानकारी।
हम तो यार ना एग्जाम बोल में कदे भैया टीपो तो की नहीं टीप सको ने। एक सवाल में अगर आधी घंटों लगा दो तो थानू सवाल पूरे पेपर में 3 ही हुए। क्या लिखा हुआ है स्टेज 1 2 3 में? स्टेज 1 का क्या नाम बता रखा है? अच्छा, ओबीडियंस करता है स्टेज नंबर 1 में, किसके चक्कर में करता है? पनिशमेंट अवॉइड के चक्कर में करता है। नंबर 2 पे स्टेज ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। फिर मैंने कुछ नाम हाथ से भी ऐड करवाया होगा, ऑब्लिक वॉब्लिक करवा के लिखवाया भी होगा कि इसमें ये भी लिख लो आप। तो नाम क्यों नहीं बोले? मैं नाम सुनना चाह रहा हूँ, कुछ लिखवाया क्या? इट फॉर टैट, इट फॉर टैट, जैसे को पैसा। तो तूने मेरा टिफिन खा लिया, हमने तेरा पेन ले लिया। तो ऐसा किसमें पाया जाता है? स्टेज नंबर 2 जो है वहां पे नाम है। आगे बताइए। ये मेरा अधूरा छपा हुआ है तो हिंदी से बता देते हैं। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको यूज करने के लिए संदर्भ में जो बात सही नहीं है। विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाता है, बढ़ाएगा। शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखा पाते हैं कि हम कितने क्रिएटिव हैं, देखो हमारी क्रिएटिविटी। ये ऐसा कुछ काम नहीं होता। विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता बढ़ती है, बढ़ती है। सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो ये कोई अध्यापक का कोई एबिलिटी शो करने का, क्रिएटिविटी का कोई मामला इसमें नहीं होता है। तो 2 नंबर इसमें आ जाएगा आंसर। हाँ जी, ये फरमाइए कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग? पहले तो एक बात देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म की हिंदी शायद मैं क्लास में आपको निर्मितवाद बोलता रहा हूं, और यहां देखिए इस बार यहां इसकी हिंदी है रचनात्मक दृष्टिकोण। तो कई बार अगर आप हिंदी में सवाल पढ़ने से आपको समझ में नहीं ये क्या है, ये रचनात्मक नाम सुन के आपके दिमाग में क्रिएटिविटी आ जाती है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किस जगह का है? कंस्ट्रक्टिविज्म का है। और कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए हिंदी के पेपर्स में अनुवाद में निर्मितवाद लिखा मिलता है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ रचनात्मक लिख दिया है, कई जगह रचनावाद, कई जगह रचनात्मक। इसके अलावा संरचनावाद भी लिखा मिला हुआ है। रचनावाद भी इसकी हिंदी कई जगह आई है, और संरचना वाला जो हिंदी है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हिंदी है। स्ट्रक्चर की हिंदी संरचना हो जाती है, और कई पेपर्स में इसकी हिंदी संरचना कर देते हैं। अतः हिंदी की बजाय आपको अंग्रेजी पे ध्यान देना चाहिए। जब भी ऐसे कोई वर्ड आए रचना संरचना, तो अंग्रेजी में क्या लिखा है? क्रिएटिविटी है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, या स्ट्रक्चर है, उस अकॉर्डिंग उससे अलग अलग चीजें होती हैं। अभी हमारे पास लिखा है कंस्ट्रक्टिविज्म का मामला। बताइए कौन सी इसके बारे में बात ट्रू नहीं है? कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में विच इज नॉट नॉट ट्रू। न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन प्रायर अंडरस्टैंडिंग। एन के नई जानकारी पी के बेस्ड होती हैं, होती हैं, ये वाली बात तो ट्रू है। लर्नर्स आर पैसिव रेसिपिएंट, बस यहीं पे कबाड़ा है। ये फॉल्स है, फॉल्स होने से ही आपका फॉल्स छांटना है। और पढ़ते हैं लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग, ट्रू है। ऑथेंटिक लर्निंग टास्क प्रोमोट मीनिंगफुल लर्निंग, बच्चे सीखते हैं, ये वाली बात भी ठीक है। तो ये आपका फॉल्स में उतर आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? अब देखिए यो तो अपने सिलेबस में टॉपिक नहीं है मोटिवेशन का, अपने स्पेसिफिक हमारे कोई टॉपिक मोटिवेशन का नहीं है। अब हम जब सवाल आया तो बात कर लेते हैं।
मोटिवेशन होता है दो तरह का, एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसे कहेंगे? एक सिंपल सी बात ध्यान रखिए, जब भी कोई सवाल ऐसे आप करें, जैसे उन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सवाल पूछ लिया। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो है जिसमें स्टूडेंट इसलिए मोटिवेट होता है कि वो काम करने में उसे प्लेजर मिलता है, आनंद में आता है। बाकी सब बातें एक्सट्रिंसिक में है। एक ही कहानी है बस। जिस चीज को करने से स्टूडेंट को प्लेजर मिले, सेल्फ प्लेजर, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन कह लो चाहिए, उसको प्लेजर मिले, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, तो चीजें जाएंगी इंट्रिंसिक में। इसके अलावा सारी बातें एक्सट्रिंसिक हैं। सारी बातें मतलब जैसे कि मान लो ऐसे कह दिया जाए कि एक बच्चा जो है वो इसलिए बहुत पढ़ाई कर रहा है, उसे उसने क्लास में टॉप करने की सोच रखी है, तो ये कोई आपका मामला इंट्रिंसिक नहीं है। आप टॉप करने के रैंक नंबर 1 के चक्कर में भग रहे हो, न कि आपके प्लेजर के लिए भग रहे हो। उसके पेरेंट ने कहा कि तू अगर ये अच्छा नंबर लेके आएगा, तेरे को हम साइकिल दिलवा देंगे, तेरे मतलब की कोई एक्टिविटी करवा देंगे। ये हमारा सारा मामला एक्सट्रिंसिक है। वो कक्षा के अपने किसी साथी से अधिक नंबर लाना चाहता है, या वो दुनिया के सामने सिद्ध करना चाहता है कि वो बड़ा बुद्धिमान है और वो कुछ भी कर सकता है। जहां जहां तुम्हारे दिमाग में सर्टिफिकेट लेने की मन में औरों से आ गई ना, बस वहां वहां मामला एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक यही कहानी है, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, काम करने में आपको प्लेजर रिसीव होता है तो इंट्रिंसिक है। बाकी चाहे तुम कितना ही बड़ा 30 मार्क वाला काम कर लो चाहिए, अगर मन में ये फीलिंग उसके काम करने वाले के है कि दुनिया मेरे काम को सराहे, मेरा मान सम्मान हो, मेरा कोई मेरे पसंद की चीजें मिल जाए, या मेरे को पनिशमेंट ना मिले, रिवार्ड मिले, कुछ भी ऐसी बातें, सब की सब चीजें एक्सट्रिंसिक होती हैं। हिंदी में आंतरिक और बाह्य प्रेरणा ऐसे पढ़ते हैं। तो ये आंतरिक तो एक ही होती है जहां संतुष्टि मिले या मजा आए, और बाकी सब का सब बाह्य है। अब पढ़ के देख लो क्या हानि का है। सपना इज रीडिंग द स्टोरी बुक बिकॉज हर टीचर हैज असाइन। टीचर ने कहा है कि ये तुम्हें पढ़नी है, और वो इससे अपने अध्यापक को खुश करना चाहती है। वो अध्यापक के कहने पे पढ़ रही है, बाकी बिन पढ़वा मदरी स्वाद नहीं आ रहे, या थांजमा ही मजो नहीं आ रहे, ऐसे जोग्रामादी कहानी पढ़ रही है तो थारे दिल की अपाई नहीं जा रही है, ये मान लेते तो ठीक है ना। अगला है मानव इज स्टडिंग हार्ड टू ऑब्टेन ए गुड ग्रेड इन द क्लास। मानव इसलिए अच्छा ही पढ़ाई कर रहा है, क्लास में उसे अच्छी ग्रेड आ जाए। भाई थाली सी कहानी है। और रितु इज स्टडिंग हार्ड फॉर ए टेस्ट बिकॉज सी इंजॉयज द कंटेंट। ये वो उसको मजा आ रहा है। और रजत इज स्टडिंग हार्ड बिकॉज ही गेट्स गुड मार्क्स इन द टेस्ट। तो हिज फादर हैज प्रोमिस्ड टू गिव हिम। उसे कुछ प्रॉमिस किया है कि तो हम कुछ दिला देंगे। क्या दिला देंगे बापू जी? साइकिल दिला देंगे। तो मामला कौन सा इसमें जाएगा? प्लेजर जिसमें आए, इंजॉय को करे, सेटिस्फेक्शन से मिले, वो वाला विचार इंट्रिंसिक है। बाकी सारे मामला एक्सट्रिंसिक है। ये तो सीधा सीधा पढ़ रखा है, और इसकी हिंदी भी उन्होंने ऐसे के छाप दी है। डिस्कवरी लर्निंग किसका दिया हुआ है? यार मतलब हद हो रही तुमका, ढूंढ रखा। इतना ताजा पढ़ाया हुआ हमारा याद नहीं है। ये दही बड़े गल तो किसी काम की नहीं है, कुछ भी याद नहीं है इनको। हाँ जी, अगला बताओ। द अवेयरनेस ऑफ द वंज ऑन मेंटल प्रोसेसेस। पढ़ाया हुआ है। एड स्ट्रेटजी, अपनी ही थिंकिंग प्रोसेस के बारे में आप अवेयर होते हैं। थिंकिंग अबाउट ऑन थिंकिंग, मेटा कॉग्निशन। एडोलसेंस में ये एबिलिटी आती है बच्चों में। हिंदी में इसको अधिसंज्ञान कहते हैं। यहाँ तो हालांकि उन्होंने ऐसे मेटा मेटा ही छाप दिया सब कुछ। और ये भी बताया हुआ है, सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ईआई की अवधारणा को सबसे पहले डिफाइन किसने किया है? लोकप्रिय नहीं पूछे, फर्स्ट डिफाइन करने वाले मेयर सेलोवी हैं। तो ये सेलोवी और मेयर ने सबसे पहली बार इसे डिफाइन किया था।
साइंस इंक्वायरी मॉडल, साइंस इंक्वायरी मॉडल बताओ। स्वॉब का है, जोसेफ स्वॉब। वे तीन क्वेश्चन है, वो इतने सुपरफिशियल है, ओनली फैक्ट बेस्ड सवाल पूछ लिए बस। इसके पापा कौन, इसकी मम्मी कौन, सारे ऐसे सब तरह के सवाल ही आते हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड भी आते हैं, कुछ सोचने टाइप के भी आते हैं। ये भी पढ़ा हुआ है, कोऑपरेटिव लर्निंग, पिग्स फेस। बताओ पिग्स फेस। चलो इसको छोड़ो, पहले तो आप नाम बताओ पिग्स फेस के पूरे। कोऑपरेटिव लर्निंग में 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, पिग्स फेस में P4। पॉजिटिव, कुछ मिसिंग है? तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, I4 इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, दोनों के लेवल पे PIG। G4 ग्रुप स्किल्स, S4 ग्रुप प्रोसेसिंग, फिर S4 सोशल स्किल्स, PIG हो गया। फेस, फेस फॉर फेस टू फेस, फिर आगे फेस टू फेस, हवा नहीं डालनी है, इंटरेक्शन है। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कोऑपरेटिव लर्निंग की होती हैं। तो ग्रुप गोल्स होते हैं, अकाउंटेबिलिटी बच्चों की हर एक की व्यक्तिगत भी होती है, इक्वल हर एक को अवसर मिलते हैं सक्सेस गेन करने के, एक्स्ट्रा लोड होता है स्टूडेंट जो एक्टिव होता है। ये वाली बात बेकार हो गई, तो ABC आ जाएगा। ABC किस में है, पहले में है। अगला, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल किस फैमिली में आता है? नाम फैमिली के हैं, ये आपने चारों मैंने पढ़ा रखे थे। सोशल इंटरेक्शन फैमिली, पर्सनल डेवलपमेंट फैमिली, IP फैमिली, बिहेवियर मॉडल फैमिली, सारे पढ़ रखे। IP में आता है। डिफेंस मैकेनिज्म्स आर, पढ़ा हुआ है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती हैं? ईगो को करती हैं प्रोटेक्ट। और किशोरावस्था में यहाँ पूरा नॉट करेक्ट, हाँ पूरा लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बिल्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग अमंग अडोलसेंट। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में डेवलप में कौन सी सहायता नहीं करेगी? आर्ग्यू करते हैं बच्चे रीजन के आधार पे बजाय इमोशंस के चक्कर में। इसको अगर रीजन लगाएंगे तो क्रिटिकल बढ़ेगा। आस्क नॉट ओनली व्हाट हैपेंड बल्कि हाउ और व्हाई भी, क्यों और कैसे का सवाल रीजनिंग करेगा। लेक्चर मेथड काम में लेते हैं, कोर्स पूरा करा दो। तो ये बाद में दही बड़े खाएंगे ना, कुछ नहीं करेंगे। और ये बच्चे तुलना करता है तरह तरह के सवालों की, तो ये भी बढ़ेगा, तो नंबर 3 आ जाएगा। ये कल ही बताया था, HTML है ना। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मेकअप नहीं है, मार्कअप है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? 1 नंबर। और CAI इज बेस्ड अपॉन विच प्रिंसिपल? तो CI PI टीचिंग मशीन बोलो, ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड है। और मिस्टर सिंह हैज इनरोल्ड हिज स्टूडेंट्स इन एन ऑनलाइन हिस्ट्री कोर्स। मिस्टर सिंह ने अपने छात्रों को ऑनलाइन के हिस्ट्री कोर्स में एनरोल कर लिया है। टीचर का नाम हो गया ये डिस्टेंस लर्निंग के तरीके से बच्चे दूरदराज बैठे ऑनलाइन जुड़ गए हैं। बताइए ये कैसा वाला मामला कहलाएगा? ट्यूटोरियल है, ईमेल तो है नहीं, पता ही है। वेब एनहेंसमेंट, वेब से वृद्धिकरण चल रहा है, हिंदी में नाम इसका वेब विस्तार है। और वर्चुअल स्कूल बना दी है, या वर्चुअल क्लासरूम भी कह सकते हो। ये वर्चुअल क्लासरूम ही है, फिजिकली तो आप है नहीं और वर्चुअली वर्ल्ड में चल रहा है। ये जवाब है 4 नंबर।
कितने सही किया आपने, अपने अपने ईमानदारी से कर लो अपना मूल्यांकन। 30 क्वेश्चंस थे ये। मैं एक बार देख बताता हूँ कितने क्वेश्चंस तक का इसमें आपके पास सही करने का कायदा था। देखो इसमें से आपको 26-27 क्वेश्चन सही करने का कायदा बनता है। 26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 3 या 4 सवाल से अधिक गलती करने का स्कोप नहीं है। और एग्जाम में तो जो नहीं आया वो आप हाथ ही लगा लो, हाँ तो फिर भी आप लोग कोशिश कर लेते होंगे, नेगेटिव का कोई डर नहीं होता। अब जैसे मैंने कौन कौन से 3-4 सवालों को आपको माफ किया है। एक तो जैसे आपका सवाल था वो कोठारी कमीशन या वाला, ठीक है भी, आपको हो सकता है कि वो एक इन्फॉर्मेशन है, इतनी बार बार रिपीट नहीं होती हमारी क्लासेज में साइकोलॉजी वाले में, तो उसको माफ किए हैं। और एक आपको जो था ना वो ABCD वाला सवाल किया था, अडोलसेंस वाला, जिसके अंदर मैं वो A और B बता रहा था, उसमें RPS ने ABCD माना था। और इसके अलावा एक वो जो कोहलबर्ग वाला सवाल है, हो सकता है कि आप भूल गए होंगे, पढ़ा हुआ तो था लेकिन कोहलबर्ग वाली चीजें इतनी बार बार अभी थोड़ा रिवीजन नहीं किया रहा होगा आपने। तो ऐसे इन 3 सवालों को माफ किया है बस। तो मतलब 27 हो गए, मान लो कोई इनका नेगेटिव मिला के एक सवाल पूरा 26 हो गया। 3 गलत कर दिए तो एक 3 गलत होने से पूरा एक नंबर कट गया। ऐसे आप 26 अगर तक आते हैं तो ठीक है, इसके कम ही कम है तो कम ही कम है। टॉपिक पुराने वाले हैं पर उन टॉपिक में कुछ भी ऐसी जानकारी फैक्ट की नहीं थी, जैसे कोहलबर्ग भी पढ़ा हुआ था पर मैंने माफ कर दिया कि बोले वो आपको याद नहीं रहा। बाकी सारे जो टॉपिक पुराने हैं वो ऑप्शन को समझ के करने वाले थे। 2-3 सवाल हालांकि फैक्ट वाले थे पर वो इतने फेमस फैक्ट वाले हैं कि वो गलत होनी नहीं चाहिए। जैसे कि EI का अवधारणा देने वाले मेयर सलोवी हैं, तो वो इतना फेमस है कि वो आपको चाहे कितना ही पुराना पढ़ा हो याद होना ही चाहिए। एडवांस ऑर्गेनाइजर IP फैमिली में आता तो आता ही है, बिल्कुल एक याद करने वाली चीज है और ये इतनी लोकप्रिय है कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा ही जो मॉडल है साइंस इंक्वायरी वाला, वो दिया हुआ स्वॉब का है, वो भले ही फैक्ट का है पर वो आपको याद होना ही पड़ेगा। ये वो वाले फैक्ट है जो कि टिप से हर समय रहने चाहिए। ठीक है, एक पेपर ओ कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस का कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ से क्वेश्चन है 92 नंबर से पॉलिटिकल साइंस वाले पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू टीचिंग। टीचिंग के संदर्भ में कौन सा सीक्वेंस सही है। अब देखो ऑप्शन से मालूम पड़ रहा है सवाल टीचिंग के लेवल्स का है। सवाल में लेवल वर्ड नहीं लिखा है, इतना लिख दिया सीक्वेंस ऑफ टीचिंग। और ये ऑप्शन है मेमोरी, मेमोरी और ये अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, तो हमने पढ़े हैं कि ये किस में आते हैं, लेवल जो ऑफ टीचिंग है। सबसे नीचे होता है मेमोरी, उससे नीचे अंडरस्टैंडिंग, सबसे ऊपर है रिफ्लेक्टिव। तो ये सबसे नीचे से बढ़ते क्रम में चलो, सबसे नीचे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, ये पहला पहला ऑप्शन आ जाएगा। MUR या MCR भी यहाँ दो पर्यायवाची, अंडरस्टैंडिंग बोल देते या कॉम्प्रिहेंशन बोल देते। इसका तो हमेशा मेमोराइज ही बनेगा, इसका हमेशा रिफ्लेक्टिव बनेगा। और यहाँ दो टर्म चलते हैं, कई बार अंडरस्टैंडिंग और कई बार
कॉम्प्रिहेंशन। तो ऐसे नीचे से ऊपर के क्रम में इसको MUR या MCR जैसे भी आकर मोटे तौर पे ध्यान रखो तो। और ये मेरा पढ़ाया हुआ है। बताओ, इनके अपन ने प्रोपाउंडरी पढ़े थे, तो बताओ मेमोरी वाले का प्रोपाउंडर कौन है। मैंने ऐसे हिंदी में बताया था इस बात को ऐसे याद करने के लिए। इस वजह से हिंदी में ट्रिक सिखाई थी। इसको हिंदी में ऐसे स्मृति स्तर अपन ने यूँ पढ़ा था, स्मृति स्तर कहते हैं इसको। और इसके ऊपर वाला ऐसे होता है, इसे हिंदी में ऐसे पढ़ाइए स्मृति स्तर। फिर एक अवबोध या समझने वाला, और एक होता है चिंतन। क्योंकि नाम ऐसे थे, एक में हंट आता है, एक में मॉरिसन आता है, एक में हर्बर्ट आता है। उनका वो कैसे कैसे क्या है। तो ये स्मृति में नीचे री है, हर्बर्ट हर्बर्ट में ऊपर रह आएगा ऐसे हर्बर्ट। और ये चिंट वाला हंट हो जाएगा। तो ये अपने आप ही बीच में क्या बचे होंगे, मॉरिसन बचे होंगे। पहले पता होना चाहिए 3 आदमी ये होंगे। ऐसे ऐसे कहानी। हाँ, दही बड़े खाओ बेटा, एक नंबर। तुम्हारी बारी है खुआने की। खुआओ को नहीं, खुआओ को नहीं, खुआओ को नहीं। इतने तो तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, तो पनिशमेंट में तो नहीं खिलाओ, पूरी क्लास को खिलाओ कल। पूरी क्लास को खिलाओ, सबसे कम नंबर नहीं के आए आज के टेस्ट में। हाँ जी। वो ये इस प्रकार से हंस रही है जैसे वो रामायण में एक हंसी आती थी, काफी समय बाद सुनाई पड़ी है, वैसी हंसी। आगे देखो, रूपणखा टाइप की मान लो। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर। हाँ जी। अच्छे टीचर की विशेषता क्या है। पहले सुनो, सब में एक वर्ड आ रहा है प्रीसीज, प्रीसीज सॉरी, यहाँ पे भी 3 इसमें प्रोसेस है। प्रीसीज फैक्टर, प्रीसीज फैक्टर एंड प्रोसेस फैक्टर, प्रोसेस फैक्टर एंड प्रोडक्ट फैक्टर, प्रीसीज प्रोसेस एंड प्रोडक्ट फैक्टर। अभी आपको अर्थ नहीं आ रहे हो तो आप यहाँ देख सकते हो। हालांकि ये तो इस पेपर में आपको मौका मिला देखने के लिए, आपके पेपर में ओनली अंग्रेजी आएगी, इसलिए आपको प्रीसीज वर्ड का भी अर्थ आना चाहिए। प्रोसेस तो आप जानते हैं, ये भी आप पहचानते हैं, प्रोडक्ट। और प्रीसेज क्या होता है, तो ये है योग्यता को कहते हैं प्रीसेज। तो अच्छे टीचर में क्या होनी चाहिए, अपने विषय के संबंध में प्रीसेज माने योग्यता होनी चाहिए। और प्रोसेस का मीनिंग है कि वो टीचिंग वाली कुशलता से प्रोसेसिंग वाला काम कर सके। उपलब्धि का मीनिंग प्रोडक्ट। आप देखो इसकी अंग्रेजी हिंदी कितनी डिफरेंट है, मैच करके देखो। यहां जैसे लिखा है शैक्षणिक कुशलता, और यहां है प्रोसेस, इतना ही लिख दिया केवल। प्रोसेस और शिक्षण कुशलता क्या बिल्कुल बराबर हिंदी है। और यहां लिखा है प्रोडक्ट फैक्टर, और यहां लिखा है उपलब्धि। हालांकि बात मिलती है, ठीक है। उपलब्धि मानी आपने क्या अचीव किया, मानी क्या मिला आउटपुट, क्या मिला प्रोडक्ट। शिक्षण का पढ़ाने की एबिलिटी मानी टीचिंग की प्रोसेस। और वो तो हम ऐसे अब जचा रहे हैं ना। आपको अगर इतना ही कहा जाए कि क्या प्रोसेस की ये हिंदी हो सकती है, तो नहीं हो सकती। और जो प्रीसेज वर्ड है इसका भी सीधा मीनिंग योग्यता नहीं होता है, वो भी यहां ठीक जचाया हुआ है। प्रीसेज का मतलब जो है ये है एज ए टीचर वाली एबिलिटी, यानी यहां ओनली योग्यता लिख दिया है। योग्यता तो किसी चीज की हो सकती है। प्रीसेज का सही हिंदी यहां फिर भी ठीक है, टीचर वाली योग्यता, बीइंग ए टीचर वाली जो एबिलिटी होती है। सही बताएं तो SAG शब्द होता है सेज। सेज का मीनिंग होता है ज्ञानी आदमी। SAGE अंग्रेजी का शब्द है सेज। सेज माने ज्ञानी, नॉट विज्ञानी, केवल ज्ञानी। विज्ञान में वो साइंस वाला मामला आ जाता है। ये जो ज्ञानवान है, पुराने टाइम के जिसे आप कहते हैं ज्ञानी मुनि, जिसे हम कहते हैं आप प्राचीन काल वाले, उनकी अंग्रेजी सेज होती है सही शब्दों में। देखो दिखाते हैं आपको थोड़ा वोकैबुलरी इन्वेंशन के हिसाब से। SAGE, ये शब्द है सेज। इसका तो मीनिंग दूसरा आ रहा है, मैं बता रहा हूं वो है ही नहीं यहाँ पे, यहां मिलेगा। सेज का मीनिंग वन डिस्टिंग्विश्ड फॉर विजडम, ऐसा आदमी जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना पहचाना जाता है, फिलोसफर टाइप का हो, काफी गहनता ज्ञान वाला हो। यह एक मैच्योर और वेनरेबल, परिपक्व
और बड़ा सम्मान प्राप्त किया हुआ साउंड जजमेंट वाला ऐसा व्यक्ति, उसे कहते हैं सेज। विज्ञानी नहीं है, विज्ञान के लिए विज्ञान पढ़ने लिखने से आती है, ये अपने कॉमन सेंस से भी काम कर सकने वाला आदमी है, सेज। और एक था इसके बाद लगा दिया प्री सेज, तो PRE में क्या हो जाता है। अब ये है प्री सेज, समथिंग दैट फोर शैडोज और पोर्टेंट्स फ्यूचर इवेंट्स, ऐसा आदमी जो अनुमान लगा ले कि आगे क्या होने वाला है या भविष्य में क्या होगा, इस बात का आपको ऐसे इंट्यूशन आ जाए। तो सेज मानी तो थी अक्ल बुद्धि समझदारी, और प्री मानी पहले ही अनुमान लगा ले। अब आप देखो कि इस प्री पहले ही आपकी बुद्धि आगे वाली बात को सोच ले कि क्या होने वाला है। ये माना कि टीचर में ऐसी गुण होनी चाहिए, लेकिन क्या ये हमारे इस शब्द के लिए उचित हिंदी है? कहाँ थे हम लोग? इसमें थे, ये भी नहीं था, ये था ना। तो क्या ये प्रीसेज अभी जो मीनिंग समझे हो, क्या ये शिक्षक की योग्यता के लिए हुआ केवल? तो ठीक है, उत्तर तो 4 नंबर आ जाएगा, तीनों बातें होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसकी हिंदी अंग्रेजी में जो प्रॉब्लम वो बता रहा हूँ। अध्यापक में जो है ऐसे प्रीसेज वाली एबिलिटी होनी चाहिए। एडवांस से बच्चे किस दिशा में सोच रहे हैं, क्या चल रहा होगा, वो आप पहले भांप जाएं, तभी पढ़ाई जाती है साइकोलॉजी, कि आप थोड़ा ऐसे एबिलिटी आ जाए बच्चों की बिहेवियर को समझने वाली, और टीचिंग की प्रोसेस आप अच्छी कर सकें, एबिलिटी अच्छी ले पाएं, सारे काम होने चाहिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टीचिंग? इनमें से कौन सा कथन टीचिंग के संदर्भ में ठीक नहीं है? देखो एक तो देखो, लगातार तीनों सवाल टीचिंग के ही हैं। पहला सवाल जो अभी देखा था आपने, वो टीचिंग के लेवल का था। अगला टीचिंग क्वालिटी का आ गया, ये टीचिंग प्रोसेस पढ़ रखा आपने। टीचिंग एक सोशल प्रोसेस होती है, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होती है, और ये साइकोलॉजिकल होती है, ट्राइपोलर होती है। बोलो। टीचिंग के समय कौन सी बात सही नहीं है? क्या टीचिंग सोशल नहीं है? मैं तो कहा ही था कि प्रायोरिटी देनी इसी को ही है। दो बातें थी, एक सोशल भी है, ये प्रोफेशनल भी है, दोनों ही होती हैं। अगर दोनों है तो हमें प्रायोरिटी देनी किसको थी? ये तो इसको तो मानना ही मानना है, तो ये तो ट्रू है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड, उद्देश्य केंद्रित होती है, सोद्देश्य होती है, बात ट्रू है। साइकोलॉजिकल है कि नहीं है? अरे है ही, तभी पढ़ा रहे साइकोलॉजिकल आधार पे। और ये ट्राइपोलर है, इसमें 3 ऐसे हमारे पोल होते हैं। कैसे नहीं होते? 3 पोल होते हैं। टीचर भी है, आपका करिकुलम वाला मामला भी है, इसमें स्टूडेंट भी हैं, सब कुछ होते हैं। ये वाली बात भी ट्रू है। और तभी ये सवाल क्या हुआ है, की में स्टार दिया हुआ है। उसके की में स्टार दिया है क्योंकि इसमें सारे विकल्प ही सही थे, कोई सा इस अकॉर्डिंग उचित नहीं है। वो मुझे पता नहीं, दही बड़े तुम खिला के आए, तुम बता सकती हो। अरे मैं क्यों खा के मानूंगा? पूरी क्लास को खिलाओ, मानो तुम, है ना? खिलाओ, सबको खिलाओ। तो पूरी क्लास का दिमाग तो खराब करती हो तुम, इसलिए कुछ तो पनिशमेंट हो तुम्हारे लिए। हाँ जी। अगले वाला फिर देखिए, टीचिंग का सवाल है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी अभी जो था ट्राई पर अभी था 3 पोल हैं, तीनों पोलों में से कौन सा सेंट्रल है? सवाल हो गया, आसान सवाल है, बोलो। स्टूडेंट हमारा मैन सेंटर होता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ द फॉलोइंग इन टीचिंग फुलफिल्स ऑल द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। 3 बड़े ऑब्जेक्टिव है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव साइकोमोटर। एक ही बात है, कॉग्निटिव वाला साइकोमोटर बोलो। इन तीनों को फुलफिल करने वाली इनमें से कौन सी हमारे पास TLM है? रेडियो,
लाइन ड्राइंग, रेखा चित्र, लाइन से ऐसे कोई ड्राइंग बना दी। मॉडल लेके आए हो। लैंग्वेज लैब, कौन सी में सारे के सारे तीनों चीजें हो सकती हैं अचीव। देखो मैंने आपको रेडियो सुनाया, तो रेडियो से क्या होगा भाई, आपको कोई सूचना मिल जाएगी। सूचना मिली तो तुम्हारा क्या बढ़ गया, कॉग्निटिव। हो सकता है उसमें कोई आपने गाना, कोई संगीत सुन लिया, कोई नाटक देख सुन लिया होगा, उससे उस आपके इमोशन भी अप एंड डाउन हो गए होंगे, अफेक्टिव भी हो सकता है। पर कंफर्म है कि रेडियो सुनने से क्या नहीं होने वाला, कोई साइकोमोटर वाली चीज इंप्रूव नहीं होने वाली। तो ये दो तो फिर भी स्लो हो सकता है इसमें, पर ये आउट हो गया। लाइन ड्राइंग करके अगर मैं कोई मटेरियल लेके आ गया तुम्हारे लिए, उसमें हो सकता है कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसमें हार्ट का चित्र दिखा दिया, तो ज्ञान मिल गया, कॉग्निटिव हो गया। हो सकता है लाइन ड्राइंग अपन ने कोई आर्ट के फील्ड में लेके आ गए, कोई यानी साइंस की नहीं है, मान लो लाइन से ड्राइंग हमने कोई कला की कोई क्लास में कर दी, जस्ट लाइक ड्राइंग वाली क्लास में लेके आ गए, कोई आर्ट बना के दिखा दी, उसमें इमोशन भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे सपोज जैसे आप कृष्ण अर्ण वाली पोएम पढ़ रहे हो, उसको ऐसे टीचर ने मान लो लाइन ड्राइंग से एक डायग्राम बना के बता दिया होगा, इमोशनल उसमें भी हो सकता है मे बी। उसमें भी क्या नहीं होने वाला है, कोई साइकोमोटर तो नहीं होने वाला। मॉडल बनाया, मैं एक मॉडल लेके आया था, ताजमहल का मॉडल लेके आ गया, उसके माध्यम से मैं ज्ञान दे दिया, इमोशन भी हो सकते हैं अटैच करवा दिए, पर उसमें भी क्या नहीं है, कोई साइकोमोटर नहीं है। तो तीन तो उड़ गए अपने आप ही। अब क्या बच गया अपने आप ही, लैंग्वेज लैब बच गया। अब ये बताओ, लैंग्वेज लैब जैसे कि हमारी भाषा में आती है काम, जिसमें बच्चे हैं वो बोलते भी हैं, अपनी रिकॉर्डिंग भी करते हैं, सुनते भी हैं, उच्चारण कैसे चल रहा है, ये कई तरह की एक्टिविटी करते हैं। इससे कॉग्निटिविटी तो बढ़ ही रही है, भाषा के बारे में एबिलिटी बढ़ रही है। अफेक्टिव, भाषा के प्रति जो है अटैचमेंट जो है, इंटरेस्ट वाला, वो सारा चीज़ बेहतर होने वाला नहीं होने वाला आ रहा है। और साइकोमोटर अब इसमें आएगा या नहीं आएगा, तो दही बड़े खिलाने पड़ जाएंगे इस ढक्कन में। जिंदे बेरे ऐसा क्या लैंग्वेज ले गूंगे बहरे, साइको तो तुम हो और मोटर बाहर खड़ी है। हाँ हाँ, साइकोमोटर माने कॉग्निटिव, मनोगत्यात्मक, फिजिकल एक्टिविटी वाली चीजें। मुझे पता था, मैं सोच रहा था कोई ना कोई क्यों नहीं बोला ऐसी बात, ये लो। हाँ, तुम समोसे लेके आओगे, ये दही बड़े लेके तो समोसे लेके आओगे। अबे ये ढंग से समझो, ये चीज बच्चे लेके आते हैं, रेडियो बच्चे लेके आएंगे घर से, स्कूल चले हम, पापा जी रेडियो ला के दो, देखो हमारे स्कूल में जाना हमारे को, पापा जी एक लैंग्वेज ले भी ला के दो हमारे को, पापा जी सारे के सारे मॉडल भी ला के दो हमारे को, ताजमहल से लेके और कुतुब मीनार से लेके और एफिल टावर तक सब। अबे बावड़े पूछे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीचर लेके आता है। टीएलएम इज प्रिपेयर्ड बाय टीचर। तो ये टीएलएम का सारा सामान है वो टीचर रिसोर्सेज स्कूल देगी, टीचर लेके आएंगे सारी चीजें, बच्चे तो उसका क्या करेंगे, ओनली यूज करेंगे केवल। हाँ तो सोचो, ये क्या है, ये व्हाट आर द ऑप्शंस। अरे तो भाई सवाल की भाषा भी तो समझो कोई, रीड द स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन। ये ऐसे ऑप्शन क्यों बना के दिए, फिर तो ये भी क्या बात करते हो, रेडियो रेडियो से बच्चा, हमारे घर में रेडियो है, हम लेके जा सकते हैं स्कूल में। तो ऐसे दादागिरी नहीं चलती है। जवाब इसमें क्या आएगा, 4 नंबर तो आएगा। ये तीनों में ये बात नहीं है। अब आपको ये समझनी है कि लैंग्वेज लैब में दो बातें तो मैंने कहा कि हो भी सकती हैं। लैंग्वेज लैब में साइकोमोटर क्रियात्मक गतिविधियां कैसे होंगी, ये बताओ। तो क्रियात्मक गतिविधियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ग्रोस और एक होती है फाइन। तो ग्रोस तो हमारे यहाँ होनी नहीं है, फाइन होंगी। ग्रोस तो होती है कि उठाया, ठोकार, पीटार, फेंकार, इस तरह की चीजें।
और हमारे पास होंगी फाइन, जैसे कि बच्चे ने मान लीजिए लैंग्वेज लैब में ऐसे कंप्यूटर होगा, उसमें से अंगुली से दबाया करा, तो ये आपकी फिंगर्स काम आ रही हैं। लैंग्वेज लैब में बच्चे काम करेंगे, हमने दे दी फैसिलिटी, उसको यूज बच्चे करेंगे, परंतु मॉडल है वो आपने ला के दिखा दिया बस, केवल यू हैव सिंपली डेमोस्ट्रेटेड। बच्चे ने कोई इसमें हाथ पैर नहीं लगाया। आपने लाइन ड्राइंग खींची दिखा दी, बच्चे ने कोई हाथ पैर नहीं लगाया। रेडियो सुना दिया, चला दिया, बच्चे सुन लिया बाने करने। तो इन तीनों में बच्चे की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी का मूवमेंट नहीं होगा। और लैंग्वेज लैब में हम फिंगर्स का मूवमेंट या हैंड मूवमेंट पाया जाता है, हालांकि पैर नहीं पाए जाते, सिंपली इंस्ट्रूमेंट होते कंप्यूटर वाले, उसको रन करने के लिए हमें थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट करना होता है। और हैंड मूवमेंट में हमारी काम आती है मसल्स, और मसल जाती है फाइन मोटर स्किल में पाई जाती है। तो अब आप देखो कि ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, थ्रू एलिमिनेशन। पहला ऑप्शन पे तीनों बातें लगाओ, फिर इस पे लगाओ। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि ऐसे ऑप्शन के साथ साथ चलाने पड़ते हैं। नेक्स्ट वन, चाइल्ड लर्न मोरल बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन। आसान सवाल है, ऑब्जर्वेशन सीखता है, तो कौन सी वाली चीज पे बेस्ड हुआ? ऑब्जर्वेशन किसकी थियरी में आता है? यार इसमें भी इतना सोचोगे क्या? सोशल लर्निंग है बेंडूरा वाली, उसमें आता है ऑब्जर्वेशन। हमने कहा जैसा बच्चा देखता है वैसा सीख लेता है, तो बांद्रा बताया था मैंने, बांद्रा नकल मारेगा, तो वही वाली कहानी है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं आएगा, ये भी सीखना है बस। एक बंदे के अकॉर्डिंग पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू विच पर्सन मोरल डेवलपमेंट रिफर्स टू चेंजेस इन द कैपेसिटी टू रीजन अबाउट द राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ वेरियस एक्शंस दैट अकर्स विद एज। मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है आयु के साथ साथ विभिन्न गतिविधियों के बारे में, सही गलत के बारे में तर्कपूर्ण ढंग से चिंतन करने की प्रक्रिया। किस व्यक्ति ने कही है? बैरन ने कही है, जैंडन ने कही है, एरिक्सन ने कही है, और बेंडूरा ने कही है। आप में से कई लोग एरिक्सन उत्तर किए होंगे आई थिंक। और आप याद करिए, हमने मोरल डेवलपमेंट पढ़ा होता है कोहलबर्ग का, और इसमें कहीं ऑप्शन कोहलबर्ग है नहीं। एरिक्सन का काम मोरल डेवलपमेंट के बारे में है, इसका काम तो किसके बारे में है? साइको सोशल डेवलपमेंट है। और बेंडूरा है वो लर्निंग का आदमी, वो ऐसी बातें कोई करता नहीं है। ये दोनों आपके पढ़े हुए हैं ही नहीं, ये दोनों आप पहचानते नहीं है, एक और तीन, तो एक और दो। आप तीन और चार पहचानते हैं, जिन दोनों का यहां से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध साइको सोशल डेवलपमेंट से है, इसका संबंध जो है बेंडूरा का वो सोशल लर्निंग से है, न कि मोरल डेवलपमेंट से। इसमें आंसर क्या पाया जाएगा? एक नंबर। अब इसका आंसर एक नंबर इसलिए है कि बैरन वैसे कोई बड़े साइकोलॉजिस्ट नहीं हुए हैं। बैरन एक बेसिकली किताब आती है रॉबर्ट बैरन की साइकोलॉजी पे, साइकोलॉजी बुक आती है बैरन की, तो बहुत बड़ी किताब, मतलब बहुत बड़ा मान नहीं है। जो बच्चे साइकोलॉजी पढ़ते हैं कॉलेज में, जो डिग्री विग्री करते हैं, उनके ये फर्स्ट की किताब ही है, उनके फर्स्ट के लेवल की किताब ही आती है साइकोलॉजी के बारे में। तो बैरन नाम है, रॉबर्ट बैरन की, तो मैं दिखा देता हूँ कैसे क्या आती है। बैरन बुक ऑफ साइकोलॉजी, ये बुक है। बहुत सारे बुक हैं इनकी, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो इसी की बात ही कर रहा हूँ, इस वाले बुक की ही। ये बुक आती है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी रॉबर्ट ए बैरन। इंडिया में बुक अवेलेबल है, 634 रुपीज की बुक है इस वन। पहले जैसे जो मेरे पास बुक वो ओनली बैरन की है, अभी इस नए एडिशन में इसमें कोई मिश्रा करके एक नए राइटर को ऐड कर दिया गया है, इंडियन राइटर को। ये और ये जो मिश्रा के साथ जो बुक अभी आया है, ये इट इज ओनली फॉर इंडिया, ये ओनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बुक प्रिपेयर करी गई, रिसेंट वाली है। तो ये जो बुक है, इसमें जो चैप्टर है मोरल डेवलपमेंट का, उसमें इन्होंने कमेंट लिख रखा है। पेपर सेटर ने इस वाली बुक में इनके जो वर्ड थे उनको चिपका दिया।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कब से कब होती है? पढ़ा हुआ है, 11 से 15 पढ़ी है। अब 11 से 15 तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो 11 से क्या कर लेंगे, एडल्टहुड कर दिया जाएगा। 11 से स्टार्ट कन्फर्म होती है। नेक्स्ट वन, which of the following plays important role in the improvement of mental health of adolescent? अडोलसेंट की मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने में किसकी भूमिका है? टीचर की, करिकुलम की, स्कूल के डिसिप्लिन की, सभी की? सभी की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिवेंटिव मेजर फॉर द ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन? पहले बात समझिए सवाल क्या है। डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन, अपराधी बच्चे। डेलिंक्वेंट का मीनिंग होता है अपराध। तो जो बच्चे अपराध कर देते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या है? प्रिवेंटिव मेजर होते हैं कि भाई आगे ना करें अपराध, प्रिवेंशन की जाए। तो अच्छा बच्चे अपराध तो कर दिया, अब भविष्य अपराध ना करे, इसके लिए आप उसे एजुकेशन देते हुए ट्रीट करें। क्या तरीका है? जुवेनाइल कोर्ट 0, कोर्ट में ले जाओगे, वहां कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होनी है, वहां तो बस सुनवाई हो जाएगी जयराम जी। रिहेबिलिटेशन मेथड, पुनर्वास कर दिया जाए। पुनर्वास के द्वारा भी बालक का आप कोई एजुकेशन नहीं करते हो। अफेक्शन एंड लव ऑफ पेरेंट्स, माता पिता से प्यार मिलने वाला है, ये सब फर्जी बातें हैं। जवाब इसमें क्या आएगा? साइको डायनेमिक, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाना होता है। उस ट्रीटमेंट के द्वारा आप पहले तो उसको डेलिंक्वेंस से दूर लेके जाते हैं और बाद में वो नॉर्मल पाथ पे आएगा, तब उसके लिए जो है स्कूल जो होते हैं वहां उसको ट्रीट करवाते हैं। तो ये इसका जवाब है, साइको डायनेमिक वाला जवाब। नेक्स्ट वन, ये एक क्वेश्चन है। ये सवाल पहली बार पढ़ने से अधिकांश बच्चे गलत करते हैं। जब पेपर में आया था तभी बहुत बच्चों ने सवाल गलत किया था, ऐसे वाला हाथों हाथ बोल बड़ा अच्छा राजी होते हैं करते हुए, अब होता गलत है। आपने भी किया होगा, देखें बताओ आपने क्या उत्तर किया है इस सवाल क्वेश्चन में। एडोलसेंट अग्रेशन, स्ट्रेस, स्टॉर्म सिचुएशन, आंधी, तनाव, तनाव तूफान, ऐसी ऐसी बातें। और सोशेबिलिटी बेसिकली डिपेंड्स ऑन हिज कल्चरल हैबिट्स एंड नॉर्म्स। क्या उत्तर कर रहे होंगे? हॉल किए होंगे। हाँ जी, तो इसमें आंसर आएगा एंथ्रोपोलॉजिकल। ये पहला ऑप्शन तभी दिखाई रखा है हॉल वाला, और वो हॉल का आप उत्तर करते हैं ऐसे बस स्ट्रेस और स्ट्रम दो नाम देख के। हॉल वाले में तो नाम है स्ट्रेस, स्टॉर्म भी है, स्ट्रेन भी है, स्ट्राइफ भी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अग्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, स्ट्राइफ की सूचना होगी या सोशबिलिटी होगी। अब इसका सवाल की जड़ यहाँ है, ये बच्चे व्यवहार जो होगा, ये व्यवहार बेसिकली किस कारण होगा? उसकी कल्चरल हैबिट की वजह से होगा। किशोरों में ये लक्षण पाए जाते हैं ना, इसकी रूट से उसकी सांस्कृतिक जो आदतें, उसका जो सांस्कृतिक नियम कायदे समाज के हैं उस संस्कृति में जुड़ी हुई हैं। और संस्कृति का संबंध इसमें से किस विकल्प में है? एंथ्रोपोलॉजी मानव के विकास, समाज, संस्कृति की बातें करने वाली है। तो सवाल की जड़ यहां नहीं है स्ट्रेस में, सवाल का है इस जगह पे। ये व्यवहार बच्चों का बेसिकली डिपेंड इस कल्चरल हैबिट्स पे करना है। तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल थियरी कहलाती है। हालांकि हम ऐसे कोई थियरी पढ़े नहीं है, परंतु आप लैंग्वेज को अगर बारीकी से रीड करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि सवाल की रूट्स कहाँ पे हैं। अभी मैं कई बार आपसे कहता हूँ कि सेंटेंस पढ़ो, बताओ सेंटेंस का की पॉइंट कहाँ है, मेन बात कहाँ है। तो ये जो मेन बात, अगर आप भाषा को रीड करना जानते हैं तो ऐसे सवालों की जानकारी आप उसके द्वारा कर लेते हो। ये पढ़ाया हुआ आपको। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गाइडेंस आर देयर?
गाइडेंस के कितने प्रकार होते हैं? बिल्कुल नोट्स दे रखा आपके। 3 तरह की गाइडेंस होती है, नाम बताओ। एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल। अगला, एडजस्टमेंट क्या चीज है इनमें से? ऑप्शन है, एडजस्टमेंट एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पैसेंस है और कंपल्सन है। अब देखो सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे है, ये दोनों सिनोनिमस ही माने जाते हैं आमतौर पे, और यहाँ दोनों अलग अलग ऑप्शन है। योग्यता क्षमता हिंदी में, अंग्रेजी में एबिलिटी और कैपेसिटी है। तो एडजस्टमेंट है एक मैन की, ताकि मेंटेन करे बैलेंस को अपनी नीड्स, विशेज, एनवायरमेंटल फैक्टर के बीच में सेटिस्फाई करे। तो ऐसा करने की, बैलेंस करने की ये एबिलिटी है या ये कैपेसिटी है? पैसेंस तो है नहीं, बाध्यता व्यवस्था भी है नहीं। उत्तर तो एक और दो में से आएगा। ये क्या है? एबिलिटी है, कैपेसिटी होती है फिजिकल। कैपेसिटी क्या होती है? फिजिकल होती है। और ये आपकी साइकोलॉजिकल है। तो साइकोलॉजिकल अगर आप में कोई काम करने का क्षमता, योग्यता वाला वर्ड, उसके लिए हमारे पास अंग्रेजी में नाम आता है एबिलिटी। ये क्वेश्चन मेरा बताया हुआ नहीं है, इसके माध्यम से आप ध्यान करना। मेरे दिमाग में भी था कि मैं बताऊंगा जुबानी, वो नोट्स में लिखा हुआ नहीं था, और अब आ गया तो देख लेना। ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एलन एंड रयन दो व्यक्ति हुए, इन्होंने बताया टीचिंग कौशल, शिक्षण के कौशल, टीचिंग स्किल की संख्या बता रखी 14। वो मैं 14 के नाम आपको याद नहीं करने हैं, ये सिर्फ संख्या संख्या याद रखनी है। एलन एंड रेयन के अकॉर्डिंग 14 टीचिंग स्किल्स होते हैं। एक टीचर में 14 प्रकार की एबिलिटी या स्किल्स होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू एलन और रेयन है। और ये आपके बीएड में पढ़ाया जाता है। काफी लोकप्रिय सवाल होता है बीएड के आपके जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां तो पूरा आपको 14 के नाम भी लिख के आने होते हैं पेपर वेपर में, लेकिन आप पेपर में कुछ भी लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं आती आपको बीएड में। और यह सवाल इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ तो पूछी संख्या और यहाँ पूछी किसे कहते हैं टीचिंग स्किल। ये दोनों सवाल एक ही बिंदु से पूछ लिए गए कि व्हाट इज ए टीचिंग स्किल। ये टीचर का बिहेवियर होती है, टीचर द्वारा अपनाई गई स्ट्रेटजी होती है, टीचिंग का मॉडल होता है, और टीचिंग का ये होता है मेथड। क्या कहलाएगा? तो अनुमान से उत्तर कुछ नहीं आएगा, जवाब इसमें आता है टीचर का बिहेवियर। शिक्षक व्यवहार जो है वही कहलाता है शिक्षक का कुशलता। टीचर नहीं तो आपसे करना नहीं था, पढ़ो बीएड की किताब पढ़ो, पढ़ो वगैरह सारा आपका करते हो, आप करते हो अपने पूर्व अनुमान से। ये पूर्व अनुमान नहीं चलता है, ये पूरा का पूरा क्या है? टॉपिक है फैक्चुअल। 4 तरह के शब्द होते हैं, टीचिंग बिहेवियर, टीचिंग स्ट्रेटजी, ये चारों नाम जो ऑप्शन में है ये अलग अलग तरह की चीजें हैं। ये जब हमारा पढ़ा हुआ नहीं होता ना, तो हमें लगता है टीचिंग मॉडल अलग थोड़ी होते हैं। मॉडल मेथड एक ही होते हैं, वही टीचिंग मॉडल होते हैं, वही टीचिंग मेथड होते हैं, वही टीचिंग अप्रोच होती हैं। अप्रोच अलग है, मॉडल अलग है, मेथड अलग है, स्ट्रेटजी अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग हैं, गोल अलग हैं। सो मैनी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैंने इतनी बारीक व्याख्या नहीं करी हुई है।
सर पीडीएफ अवेलेबल नहीं है बुक का, इसका ओनली बस परचेज ही करना पड़ेगा, उन्हें दिखा देता है, इसमें लिखा मिल जाता है। अब देखो अगला सवाल देख लो फिर, जैसे पीडीएफ मिलेगी तो दिखा दूंगा। नेक्स्ट वन, विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव reinforcement? पॉजिटिव reinforcement का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? बड़ा सामान्य सवाल है ये। पनिशमेंट नहीं होगा। अगर आप अप्रिसिएशन करेंगे, रिवार्ड करेंगे, प्रेज करेंगे, तो ये सारी बात बचो क्या है? पसंद है। और पसंद वाले से डिलीवरी करना क्या होती है? reinforcement पॉजिटिव है। ये तो सामान्य सवाल है। साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल के प्रोपाउंडर कौन है? बोलो। ऐसा ही है, ऐसा ही। आईटी नहीं पूछा है, आईटी आपके सिलेबस में अभी जो है सकमेन का वो नहीं पूछे हैं। साइंटिफिक इंक्वायरी स्वॉब, ये ऐसे एग्जाम है ये। वो स्वॉब की स्पेलिंग लिखनी आई बेचारों को, नहीं हिंदी लिखनी आई ना अंग्रेजी लिखनी आई। SCHWAB था, बढ़ा दिया, सोए बना दिया। देखिए क्या किया था की वालों ने। की वालों ने इसको डिलीट भी नहीं किया है। बोले भाई आप स्वॉब से अनुमान लगा लो अब आप। ठीक है, तो ये स्वॉब है ऐसे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? SCMR याद रखो, मॉडल वाला। SCMR किस में लिखा है? SCMR सीधा सीधा कहीं नहीं है। अब अर्थ निकालो। पहले मीडियम तो होना नहीं है, पहले मैसेज होना नहीं है, सेंडर पहले होगा, और लास्ट में रिसीवर होगा ही होगा। अब आई बात मैसेज की और मीडियम की, जिसे हम बोलते हैं चैनल, उसे यहां बोल दिया गया है मीडियम। मीडियम इज इक्वल टू चैनल, और मीडियम इज इक्वल टू चैनल, सिनोनिमस वर्ड है। तो SCMR, अब मिलाओ। SCMR, बात समझ में आ गई? अबे तो तुम्हारे कहने से ऐसे पट्टों पे पढ़ा दिए हैं, बकायदा पढ़ा रखा है SCMR, नहीं पढ़ा रखा? उसमें कैसे हाँ भर ली तो क्लास में SCMR, उत्तर गलत होने के बाद में तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और उसमें हाँ भर ली तो हाँ ये तो ठीक है, SCMR तो हो जाएगा। तो SCMR में C4 क्या होता है? चैनल, माने कोई सूचना भेजना माध्यम। तो माध्यम का ही यहाँ पे इन्होंने चैनल के लिए कौन सा अंग्रेजी पर्यायवाची काम में ले लिया? मीडियम काम में ले लिया। बड़ा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, मॉडर्न की फुल फॉर्म क्या है? अपन जो कल परसों फुल फॉर्म पढ़े थे, हालांकि अपन डिस्कस नहीं किया था। अब आप बताइए, फुल फॉर्म जानते हो तो मॉडर्न की फुल फॉर्म क्या होती है? बोलो। हाँ, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, दो काम करता है ये। तो यहाँ से मो ले लिया, यहाँ से डीएम ले लिया, तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम जो इंटरनेट को रन करने के लिए लगाया जाता है, कंप्यूटर को उससे कनेक्ट करने के लिए। ये देखिए, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होगा? तो हमने तो ये पढ़ा था कि गीगाबाइट, जो अपने तो ऐसे पढ़ा था कि पहले बी है, बी से बड़ा क्या है? केबी है, उससे बड़ा एमबी है, उसके बड़ा जीबी है, उससे बड़ा टीबी है। तो अगर आप 1 गीगाबाइट को ऐसे कहते, ये क्या होता है? 1024 MB के इक्वल होता है। अब ऐसा 1024 MB तो हमारे पास लिखा हुआ ही नहीं है। ये तो ऑप्शन ऐसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 10 में बना दिए। अब क्या हिसाब आएगा? है जी, ये क्या है? अच्छा, ओ
तभी तो भाई साहब, तभी तो कह रहा हूँ तुम्हारे। करके दिखाओ। 2 को 10 बार करके दिखा दो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो लिख दिए, 2 के बाद 10 लिख दिया जी। आप करके दिखाओ, गुणा 1 या 24 आता है क्या? 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, और 512 दूनी 1024। तो जवाब कौन सा आ गया? ये आ गया। अब आप ये मत दिमाग लगाना, जैसे जिन्होंने ने दिमाग लगाया। कौन सा दिमाग मत लगाना? वो दिमाग चलते फिरते कभी गोबर दे सकता है क्या? तो सर देखो, जीबी है वो इसके बराबर होती है एमबी के, तो एमबी एक में ही लिखा हुआ है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। अगला हो सकता है आपको इसको यहां कन्वर्ट करवा के पूछ ले तब। नहीं बात समझ में आई? ये एक स्टेप और आगे ले जा सकता है। इसलिए हर अगली चीज की छोटी, 1024 में तो एमबी होगा, पर अगर वो 1024 नहीं दे रहा है तो फिर आपको मल्टीप्लीकेशन आना ही चाहिए। ऐसी बुद्धि नहीं है तो ठीक है, आसान इजी राम भरोसे से तुक्का ही है, उत्तर नहीं है, अक्कल नहीं है। अक्कल तो फिर मल्टीप्लीकेशन ही लेके आएगा। नेक्स्ट वन। व्हेन द इलेक्ट्रिकल पावर इज कट ऑफ, डेटा एंड प्रोग्राम आर लॉस्ट इन। जो ही अगर आप सीधी आपकी लाइट कट जाती है तो आपका जो भी डेटा है, प्रोग्राम है, वो लॉस्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है? रोम में, रैम में, हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी स्टोरेज में? बोलो। रैम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आउटपुट डिवाइस? बड़ा आसान है। आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर से आउटपुट मिलता है। जॉयस्टिक क्या होता है बताओ? अब पहले गेम्स खेलने में चलता था पुराने टाइम पे, आज तो काफी कम हो गया। ऐसे कैसे हैंडल टाइप है, गियर, गाड़ी में गियर होता है अपने, उस टाइप का होता था, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन करने के लिए। सीपीयू प्रोसेसिंग होती है। पेन ड्राइव वो इनपुट के लिए होती है। अगला, इन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन सीआई में कंप्यूटर काम करता है किस प्रकार से? सीआई में कंप्यूटर की भूमिका किस प्रकार की पाई जाती है? टीचर की सहायता करता है, रिप्लेस करता है टीचर को, टीसी को इफेक्टिव बना देता है। एक मशीन जो कि प्रोग्राम को चलाती है, जिसमें कि हमारा दिया होता है इंस्ट्रक्शन, यही काम होता है। ये एक ऐसी मशीन है कंप्यूटर, जिसमें आपने अपना जो प्रोग्राम है, और प्रोग्राम में क्या कर रखा है, जो इंस्ट्रक्शन डिलीवरी करना चाहते हैं वो डाल रखी है, वो बस बच्चा सीख लेगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में क्या भूमिका है? तो साफ पढ़ा है, फैसिलिटेटर। Which of the following process indicates that constructivist learning situation has been created in the classroom? कौन सी प्रोसेस दर्शाती है कि लर्निंग क्लासरूम जो है उसमें काम हो रहा है? इंटरप्रिटेशन, बच्चों से कहो, बच्चों इंटरप्रेट करो अपने आप। बच्चों को मल्टीपल करने का मौके दिए इंटरप्रिटेशन के लिए, मल्टीपल उनको चीजें दिखाई हमने, सारे काम ही सारे से ही होगा, बच्चे लर्निंग करेंगे अपने हिसाब से। Which of the statement is not correct with the respect to school organization? स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी वाली बात ठीक नहीं है? स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एक्टिव एंड डेवलपिंग यूनिट होती है। फॉर्म ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट चेंज विद सिचुएशन और नीड। बोलो। यही है, अगर नीड चेंज होंगी तो इसके में भी चेंज करना पड़ेगा, ये बेकार हो गया। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो है इज ए ग्रुप ऑफ वेरियस मैन विच मे बी लार्ज स्मॉल हो सकते हैं, और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज ए मीन्स साधन है जो बच्चों को उद्देश्य प्राप्ति में सहायता देता है, ये भी ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज अप्रोप्रिएट फॉर द हेड ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्कूल का हेडमास्टर जो भी है, प्रिंसिपल है, उसकी कैसी शैली होनी चाहिए एज ए लीडर के रूप में। हम पढ़े ऑटोक्रेटिक भी होती है, डेमोक्रेटिक भी होती हैं, लेसी फेयर भी होती हैं, और यहाँ लिखा है इंटीग्रेटेड वाली, और ये कैसी ऐसी। जवाब ये वाली है, सभी का मिश्रण। कभी कभी आपको ऑटोक्रेटिक भी होना पड़ता है, कभी डेमोक्रेटिक भी होना पड़ता है, और भी किस्म की हैं लेसे फेयर वगैरह वाली, तो सभी को मिला जुला के चलना होता है। कोई भी अपने आप में हमेशा सही नहीं होती है। दुनिया में अगर ऐसे पूछते हैं बेस्ट कौन सी है, तीनों में से एक और दो प्रायोरिटी, तब तो हमारे पास लेसे फेयर ठीक मानी जाती है। और यहाँ पे सवाल बेसिकली हो गया है स्कूल का जो हेड है। अब हेड जो है उसके साथ बच्चे तो होंगे नहीं, तो यहाँ हेड के अकॉर्डिंग बात होगी। आप स्कूल में हैं, आपके साथ टीचर का स्टाफ होगा, तो कभी तो टीचर पे आपको क्या करना पड़ता है, हार्श होना पड़ता है, कभी आप उनकी बातें इन्वॉल्व भी करते हो। यानी सभी का क्या करना है, मिला जुला काम होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए। तो बेटर आंसर इज इंटीग्रेशन। हिंदी जवाब है एकीकृत शैली। इसमें की में आंसर जो माना गया था इनके द्वारा वही माना गया था, आरपीएससी द्वारा भी। Which of the following statement indicates need and importance of the timetable for the institution? संस्था में टाइम टेबल का महत्वता दिखाने वाला कथन कौन सा है? इससे ऑर्डरली स्मूथ फंक्शनिंग होती है, इससे डिसिप्लिन बनता है, इससे पंक्चुअलिटी आती है स्टाफ में, बच्चों में, सभी। तो सामान्य बात सभी आ जाएंगे। और इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की किताब के राइटर का नाम बताइए। तो कौन राइटर इसके रहे हैं? डैनियल गोलमैन। और हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया? तो ये सवाल डिलीट कर दिया गया था, इसका कोई जवाब नहीं था। भारत में आईएसपी के लिए किसको अपॉइंट किया गया था? तो ये सभी अपॉइंटेड थी, तो यहाँ ऑल ऑफ द उतराना चाहिए था, नन ऑफ के चक्कर में गड़बड़ हो गया सवाल। इसका आंसर बनना था ऑल ऑफ देम, और इस चक्कर में सवाल है वो आउट हो गया था। ठीक है, तो हमने दो पेपर आज किए हैं, ज्योग्राफी के और के पॉलिटिकल साइंस के। कल ऐसे एक दो पेपर और बताए जाएंगे, और इसके बाद में या कल ही शायद आपको जो है मैं ऐसे जो भी पेपर्स हैं एक पूरा कलेक्शन दिलवा दूंगा। अभी आज उसमें थोड़ा कुछ मिस्टेक्स थी, तो वो थोड़ा ठीक होने टाइम लग रहा था। तो उसके बाद में ये करा जाएगा कि आपके पास पूरा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, उसके आपके पास आंसर भी रहेंगे। आंसर अलग से होंगे, ऐसे लगे हुए सामने नहीं आएंगे। ओनली पहले क्वेश्चन जाएंगे, फिर नीचे लास्ट में आपको आंसर मिलेंगे, आप अपने मैच कर सकते हो। पहले अपने आंसर करो खुद, फिर नीचे मैच कर लो। मैच करने के बाद में भी आपको जो समझ में नहीं आए, तो मैच करने के बाद में समझ में आ गया हाँ भाई हमने गलती क्या करी, उत्तर समझ में आ गई। जो नहीं पल्ले पड़े उसको आप अपना सर्कल कर लेंगे, उनके बारे में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। हर सवाल को ऐसे क्लास में नहीं करेंगे आगे, ठीक है।